हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ थी, इसको फिर से हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस करेंगे और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आगामी एग्जाम आरओ, एआरओ और ईओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो का। पहले ही न्यूज़ है, कार्यवाहक मुख्य चीफ जस्टिस मनोज तिवारी की शिक्षा दीक्षा पिथौरागढ़ में हुई। तो यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो विपिन सांघी थे हमारे चीफ जस्टिस, इनका रिटायरमेंट हो चुका है और नए यहाँ पे कार्यवाहक चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मनोज तिवारी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनके पिता SNB तिवारी नामी वकील रहे हैं, जबकि इनके दादा रामदत्त भी जिला पिथौरागढ़ में वकील थे। जस्टिस तिवारी की 10वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में हुई। इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में किया। उन्होंने विभिन्न मामलों में राज्य सरकार की ओर से विशेष वकील के रूप में पैरवी की। तो यहाँ पे जो न्यायाधीश जस्टिस मनोज तिवारी हैं, जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के बनाए गए हैं, इनका यहाँ पे बायोग्राफी पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं उत्तराखंड से, और 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ। 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इनके द्वारा LLB किया गया। 1990 में बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद में पंजीकृत हुई और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रैक्टिस शुरू हुई। 2000 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय बनने पर वह नैनीताल स्थानांतरित हुई। 20 मई 2009 को उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और 2008 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष बने। 9 मई 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। तो फ्रेंड्स, जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी उत्तराखंड के कार्यवाही जज, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बन गए हैं। और जो पहले विपिन सांघी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इनके द्वारा अपना भावपूर्ण इनको विदाई दी गई। अपने विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ की रक्षा करना न्यायपालिका एवं विधि व्यवसायों की जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने कहा कि उन्हें इसका संतोष है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश की। मुख्य न्यायाधीश 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए और हाईकोर्ट में दसरा के 10 दिनों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के जो महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण पर रोक लगाई। सभी सड़कों और वन व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश। नैनीताल नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं पर पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज करना। कार्बेट नेशनल पार्क में पेड़ कटान के मामले की जांच CBI से कराना। अवैध खनन के मामले में मुख्य न्यायाधीश का रोक सकता था। तो फ्रेंड्स, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड थे विपिन सांघी, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नेक्स्ट अपडेट है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की फिर से होगी तलाश। कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल होगा आज पूरा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की फिर से तलाश होगी। कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिलेगा। इसके बजाय सरकार एक बार फिर से नए वरिष्ठ सदस्य को ये जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफा के बाद सरकार ने वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर GS राणा को अध्यक्ष पद का प्रभार दिया। उनके कार्यकाल में कई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए। उन्होंने आयोग में बतौर सदस्य 27 अक्टूबर 2017 को ज्वाइन किया था। वर्तमान में 6 के सापेक्ष आयोग में कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें से डॉक्टर GS राणा सबसे वरिष्ठ हैं। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अब आयोग में 4 सदस्य रविदत्त गोदयाल 18 मई 2020 से, अनिल कुमार राणा 19 फरवरी 2021 से, नंदी राजू श्रीवास्तव 10 जनवरी 2022 से और ऋचा गौड़ 10 जनवरी 2022 से रह जाएंगी। चूँकि प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों के बारे में संशोधन विनियम 2023 लागू हो चुका है, जिसके तहत पूर्व के किसी भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर आयोग में नए सदस्य या अध्यक्ष के चयन की एक प्रक्रिया तय हो चुकी है। इसके तहत प्रोफेसर राणा का कार्यकाल बढ़ाना संभव नहीं है। कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्थायी अध्यक्ष का चयन होने तक फिलहाल दूसरे किसी सदस्य को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का कार्यकाल आज पूरा हो जाएगा। देहरादून कैंट ग्रीन स्टेशन अवार्ड से हुआ सम्मानित। दिल्ली में आयोजित सेना कमांडर सम्मेलन में देहरादून कैंट को ग्रीन स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कैंट अध्यक्ष एवं स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अनिर्बान दत्त को दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान भी देहरादून छावनी ने नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। वहीं देहरादून छावनी के अंतर्गत लंडौर को अक्टूबर 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 में रिसाइकलिंग अपशिष्ट प्रबंधन में नागरिक भागीदारी के लिए सम्मानित किया था। राज्य स्तर पर यह पुरस्कार मिल चुका है राज्य को। ग्रीन स्टेशन अवार्ड पर्यावरण संरक्षण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रयासों का प्रतिबिंब है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के साथ थैला घर स्थापित करने व पॉलीथीन कचरा बैंक की पहल को काफ़ी सराहना मिली। तो यहाँ पे दिल्ली में सेना कमांडर सम्मेलन में कैंट अध्यक्ष को पुरस्कार मिला। देहरादून कैंट ग्रीन स्टेशन अवार्ड से सम्मानित हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ उत्तराखंड से। आरती गौतम का सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड के लिए चयन। वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड के लिए आरती गौतम का चयन हुआ। आरती गौतम ने स्नातक की शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 2003 में ग्राम पंचायत गणकोट की ग्राम प्रधान चुनी गई। 2007 तक क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए कार्य किया। 2007 में सहायक योग शिक्षिका के रूप में चयनित हुई। उन्होंने 2014 तक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलोरी चमोली गढ़वाल में 7 वर्ष तक दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रही। मई 2014 में इनका स्थानांतरण हुआ। इसके बाद जीआईसी दुबोला गंगोली घाट में सेवा दी। उनके चयनित होने पर फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश मुरारी आदि ने खुशी प्रकट की। तो आप देख सकते हैं आरती गौतम का सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड के लिए चयन हो चुका है और ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। ग्राम प्रधान गणकोट उत्तरकाशी पिथौरागढ़ फ्रेंड्स। वर्ष 2003 में ग्राम पंचायत गणकोट ग्राम प्रधान चुनी गई थी। नेक्स्ट अपडेट है टिहरी अव्वल उधम सिंह नगर दूसरे स्थान पर। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम की अप्रैल से अगस्त महीने की रैंकिंग में टिहरी जिला सबसे अव्वल रहा है और उधम सिंह नगर जिला दूसरे स्थान पर, देहरादून तीसरे स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गरोला की अध्यक्षता में हुई समिति में ये जानकारी दी गई। तो यहाँ पे जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है जो 1975 में जिसकी शुरुआत हुई थी, इसके अंतर्गत टिहरी जिले द्वारा पहली रैंक इसमें प्राप्त की गई। गोवा में हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक। गोवा में 9 अक्टूबर से चल रहे राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स जो गोवा में चल रहे हैं, उत्तराखंड की पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया है और प्रतियोगिता में उत्तराखंड टीम ने दिल्ली को 3-2 से यहाँ पे हराया है। तो पहला पदक मिला है उत्तराखंड को बैडमिंटन में नेशनल गेम्स जो गोवा में हाल ही में चल रहे हैं। अगली अपडेट है वनों के प्रबंधन संरक्षण और विकास पर होगी चर्चा। एफआरआई में आज से 28 तक होगा कार्यक्रम। वैश्विक स्तर में वनों के प्रबंधन संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 से 28 अक्टूबर तक वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के तहत कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI कार्यक्रम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। भारत को इसका संपादक सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2017 से 20 तक की अवधि के लिए वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को अपनाया है। यह राजनीतिक योजना वनों के बाहर स्थित वृक्षों और वनों की कटाई व वन क्षति रोकने के साथ सभी प्रकार के वृक्षों का स्थायी प्रबंधन हासिल करने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई के लिए एक वैश्विक ढांचे के रूप में कार्य करती है। वैश्विक बैठक में 40 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि व्यक्तिगत या ऑनलाइन रूप से भाग लेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण के प्रबंधन के लिए लागू किए जाने योग्य ढांचे और सिफारिशें सामने आएंगी जिनसे सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण से जुड़े विषयगत क्षेत्रों के बारे में CLI विचार विमर्श करेगी। इस दौरान UNFF सदस्य देशों और UN संगठनों और क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय भागीदारों के साथ प्रमुख समूहों के विशेषज्ञ विषयगत मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करेंगे।
वैज्ञानिक डॉक्टर विजय सारस्वत बने ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चांसलर। जाने माने वैज्ञानिक और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत को ग्राफिक एरा डीम यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। नीति आयोग के सदस्य रहते ही इस प्रमुख विश्वविद्यालय का चांसलर बना उत्तराखंड ग्राफिक विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है। डॉक्टर सारस्वत रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल और रक्षा मंत्रालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित चांसलर अलंकरण समारोह में सेंगोल के साथ कुल सचिव डीके जोशी, डॉक्टर एसके खंडूजा, ग्राफिक एरा के दोनों विश्वविद्यालयों के वीसी डॉक्टर नरपिंदर सिंह और डॉक्टर संजय जसोला, प्रोफेसर वाइस चांसलर राकेश शर्मा और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले प्रोफेसर खंडूजा ने नए चांसलर सारस्वत को विश्वविद्यालय का संगोल सौंपा। ग्राफिक एरा के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला ने सारस्वत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सारस्वत पद संभालना उम्मीदें जगाने वाला है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय सारस्वत, जो नीति आयोग के सदस्य भी हैं, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चांसलर चुने गए हैं। राज्यपाल पर आधारित पुस्तक का वातायन का विमोचन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने जीवन पर आधारित पुस्तक वातायन का विमोचन किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के ईआरपी सेल के पांडे और राजभवन मीडिया कोऑर्डिनेटर पारितोष बंगवाल ने संयुक्त रूप से यह पुस्तक लिखी है। तो जो वातायन पुस्तक लिखी गई है, ये पारितोष बंगवाल और के पांडे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें राज्यपाल के बचपन से लेकर राज्यपाल बनने के पहले के बारे में बताया गया है। पारितोष ने बताया कि पुस्तक लिखने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और नैतिकता के लिए प्रेरित करना। पुस्तक में एक सैन्य अधिकारी के साहस समर्पण की कहानी जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी। पौड़ी में ही बनेगी एनसीसी अकादमी। 35 लाख रुपये इसके लिए स्वीकृत हो चुके हैं। 500 पुरुष और महिला कैडेट्स रह सकेंगे यहाँ। पौड़ी में बहुप्रतिष्ठित एनसीसी अकादमी खुलने का रास्ता साफ हो गया है। अकादमी के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ग्रामीण निर्माण विभाग आरईएस या आरडब्ल्यूडी को सौंपी गई है। विभाग को फिलहाल इसके डीपीआर तैयार करने के लिए 35 लाख रुपए की धनराशि मिल चुकी है। और 2019 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनसीसी अकादमी की घोषणा की थी। विभाग के अनुसार खांडस्यूण के समीप गणिया और देवर गाँव की संयुक्त भूमि पर एनसीसी अकादमी बनेगी। अकादमी को 3.423 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस पर करीब 50 करोड़ से अधिक खर्च होने का अनुमान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पौड़ी में जो एनसीसी एकेडमी बन रही है। आरईएस के सहायक अभियंता दीपक जगवान के मुताबिक अकादमी को 500 कैडेट के रहने के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें 340 बालक और 140 बालिकाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी। प्रशासनिक भवन समेत स्टाफ आवास, 25 मीटर शूटिंग रेंज, खेल और प्ले ग्राउंड होंगे। तो यहाँ पे जो आरईएस के असिस्टेंट इंजीनियर है दीपक जगवान के मुताबिक यहाँ पे 500 कैडेट्स के लिए रहने के लिए बनेगी। माता अनसुया मेला 25 दिसंबर से। दशहरा पर्व पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने तिथि की घोषणा। संतदायिनी माता अनसुया मेला दत्तात्रेय जयंती के रूप में जाना जाता है, जो 25 और 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। दशहरा पर्व पर मंदिर के मुख्य पुजारी अंकित सेमवाल ने पंचांग पूजा कर मेले की तिथि घोषित की। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विनोद राणा ने बताया कि इस बार सती शिरोमणि संतानदायिनी माता अनसुया दात्राई जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी। मुख्य पुजारी की ओर से यहाँ पे 25 दिसंबर को तिथि घोषित की गई है। सभी डोलियाँ माँ के दरबार में पहुँचेंगी और बाद में डोलियों की पूजा अर्चना की जाएगी। नैनी देवी की देवरा यात्रा शुरू। 35 वर्षों के बाद कोट भटियाण भुलकवाणी की नैनी देवी की पहले चरण की देवरा यात्रा शुरू हो चुकी है। लक्ष्मी टमटा उत्तराखंड की पहली एससी महिला स्नातक और संपादक। उत्तराखंड में पत्रकारिता का बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। खासकर स्वतंत्रता से पूर्व देशों के अन्य भागों को तरह यहाँ की पत्रकारों का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड के गढ़वाल के प्रखर पत्रकार गढ़वाली के संपादक बिशंबर दत्त चंदोला को रवाई कांड की रिपोर्टिंग में रवाई कांड की रिपोर्टिंग में सरकार की ओर से जेल भेज देने पर उनकी पुत्रियां ललिता, शांति कुसुम और बिमला ने कुछ समय गढ़वालियों की बागडोर संभाली, जबकि लक्ष्मी देवी टमटा उत्तराखंड की पहली एससी महिला संपादक रही। लक्ष्मी उत्तराखंड की पहली एससी स्नातक भी बनी
हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में लक्ष्मी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लक्ष्मी देवी ने समता अखबार के माध्यम से सामाजिक समस्याओं और अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज़ों को बुलंद किया है। दलित वर्ग की शिक्षा और उनकी समानता के दर्जों को लेकर सतत संघर्ष करती रही। 16 फरवरी 1912 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जन्मी लक्ष्मी गुलाम राम टमटा कमला देवी की पुत्री हैं। उन्होंने तत्कालीन नंदन मिशन स्कूल और वर्तमान में एडम्स गर्ल्स कॉलेज अल्मोड़ा से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। इस दौर से अनुसूचित जाति की महिला के हिसाब से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाद में लक्ष्मी 1934 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला बनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड की पहली एससी महिला स्नातक और संपादक हैं लक्ष्मी टमटा, जो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 1935 में हरीश प्रसाद टमटा ने अपनी भांजी लक्ष्मी को समता पत्रिका का विशेष संपादक नियुक्त किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट आगामी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से। नगर निगम के RRR से स्वच्छता रैंकिंग में आएगा सुधार। स्वच्छता सर्वेक्षण में दून की रैंकिंग में सुधार के लिए नगर निगम ने ठोस कार्य योजना तैयार की है। निगम 50 वार्ड से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को मजबूत करेगा। गीले एवं सूखे कूड़े का पृथक पृथक एकत्रीकरण कर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग सख्ती से रोकेगा। कूड़े को रीयूज और रिसाइकिल करेगा। प्रत्येक वार्ड से मिलने वाले कूड़े को निस्तारित करेगा। इसके लिए नगर निगम ने बेसिक म्यूनिसिपल वेस्ट चैम्बर प्राइवेट लिमिटेड संस्था का चयन किया है। मशीन दिलाएगी प्लास्टिक कचरे से निजात। सब कुछ ठीक रहा तो प्लास्टिक कूड़े से निजात मुक्ति मिल सकेगी। पर्वतारोहण नेहरू पर्वतारोहण के सूबेदार मनोज सेमवाल ने केदारनाथ यात्रा के में सोनप्रयाग में प्लास्टिक प्लांट स्थापित किया जाएगा। 1 घंटे में 1000 बोतलें काटी जाएगी और 1 किलो बुरादा जिससे प्लास्टिक का बुरादा निकाला जाएगा। 6 माह में दोनों प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित होता है जिससे लाखों प्लास्टिक बोतलें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। निम के जो यहाँ पे सूबेदार हैं मनोज सेमवाल द्वारा सोनप्रयाग में इनके द्वारा प्लांट स्थापित किया गया। प्लास्टिक कचरा विशेषकर खाली बोतलों से निजात दिलाने के लिए क्रेशर मशीन का संचालन अच्छी पहल है। इस कार्य में प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। पिछले वर्ष के मात्रा में QR कोड व्यवस्था शुरू करने के बाद प्लास्टिक की खाली बोतलों को भी एकत्रित किया जा रहा है। इस अभियान के पहल के लिए जिले को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। जितेंद्र वर्मा जो SDM ऊखीमठ है अभी हमारे, तो यहाँ इनके द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया है। केदारनाथ ध्यान गुफा में इस साल 52 श्रद्धालु कर चुके हैं साधना। केदारनाथ स्थित ध्यान गुफा को लेकर बाबा केदार के भक्तों में खासा उत्साह रहा। इस वर्ष अभी तक 52 श्रद्धालु यहां साधना कर चुके हैं, जिससे गढ़वाल मंडल विकास निगम को 1.74 लाख रुपये से अधिक की आमदनी हो चुकी है। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में वर्ष 2018 में मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ ध्यान गुफा का निर्माण किया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा 8 लाख की लागत से बनाई गई इस गुफा के बनने के साथ ही यात्रा काल में बाबा के भक्तों में यहाँ रात्रि प्रवास व साधना को लेकर खासा उत्साह रहा। 2019 में ध्यान गुफा, तो ये गुफा जो हुई थी नवंबर 2019 में हमारे प्रधानमंत्री इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। ध्यान गुफा में 103 और 2020 में 36 श्रद्धालुओं ने साधना की। कोरोना के चलते 2021 में गुफा का संचालन नहीं हो पाया, जबकि 2022 में पूरे यात्रा काल में 64 शिव भक्तों ने यहाँ साधना की। PM मोदी कर चुके हैं 17 घंटे साधना। नरेंद्र मोदी भी वर्ष 2019 में ध्यान गुफा में साधना कर चुके हैं। इस गुफा को मोदी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। PM मोदी 18 मई 2019 को केदारनाथ पहुंचे थे और अपराह्न 3 बजे से 19 मई 9 बजे तक ध्यान गुफा में रहे। इसके बाद से ध्यान गुफा को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह रहा। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ बीते 35 वर्षों में केदारनाथ पहुंचने वाले देश के दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पूर्व 90 के दशक में तत्कालीन उपराष्ट्रपति R वेंकटरमण ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। वयोवृद्ध तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती बताते हैं कि आज़ादी के बाद 80 के दशक से देश के राजनेताओं का केदारनाथ आने का क्रम शुरू हुआ और देश के 6वें राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी वर्ष 1980 में यहाँ दर्शन के लिए आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, और देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो केदारनाथ आए हैं।
वर्ष 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी और 17 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी केदारनाथ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप भी केदारनाथ आ चुके हैं, जबकि वर्ष 2017 और 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं केदारनाथ धाम पहुँचने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। पहले उपराष्ट्रपति जो केदारनाथ आए थे ये वेंकट रमन थे। आर वेंकट रमन ने दर्शन किए थे केदारनाथ धाम के, श्री केदारनाथ धाम के। देश के पहले राष्ट्रपति थे जो केदारनाथ आए थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 1980 में केदारनाथ आए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आगामी एग्जाम की दृष्टि से। गंगोत्री में उपराष्ट्रपति ने पत्नी के साथ घाट पर बैठ की धारा आरती। पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पे गंगोत्री धाम में पहुँचे हैं। जमरानी बांध केंद्रीय परियोजना घोषित और 1730 करोड़ की वित्तीय मंजूरी इसको मिल चुकी है। यहाँ पे काठगोदाम से 10 किलोमीटर की अपस्ट्रीम गोला नदी पर ये बांध बनेगा। जमरानी बांध गोला नदी पर है। उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 1730.2 करोड़ की वित्तीय मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जता कहा है इस बांध से विद्युत उत्पादन के साथ ही उत्तराखंड व यूपी में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराने और 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। 5 साल में जमरानी बांध की लागत 1208 करोड़ रुपये बढ़ गई है। 2548 करोड़ से बढ़कर 3756 करोड़ रुपये जमरानी परियोजना का खर्च यहाँ पे हो चुका है। तो जमरानी बांध जो गोला नदी पर नैनीताल में बनाया जा रहा है, ये इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। गंगोत्री धाम पहुँचे उपराष्ट्रपति, घाट पर की धारा आरती। उपराष्ट्रपति का हाथ पकड़कर बच्चा बोला पापा फोटो खींच लो। यहाँ पे देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ गंगोत्री धाम पहुंचकर गंगा मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना की। और आज जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं ये केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। और ये दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे जो केदारनाथ धाम पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। पहले आर वेंकट रमन थे और पहली राष्ट्रपति जो केदारनाथ धाम में पहुंची थी ये नीलम संजीव रेड्डी थी जो 1980 में केदारनाथ धाम में पहुंची थी। स्कूली पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत होगा। NCERT समिति की सिफारिश के अकॉर्डिंग प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT की उच्च स्तरीय समिति ने स्कूली पाठ्यक्रमों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की सिफारिश की है। NCERT के चेयरमैन दिनेश सकलानी ने हालांकि कहा कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। समिति के अध्यक्ष साक के मुताबिक समिति ने सर्वसम्मति से पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने तथा सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS को भी शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भारत सदियों पुराना नाम है और 7000 पुराने विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र है। तो यहाँ पे जो NCERT में भारत इंडिया की जगह इसका नाम भारत होगा। अब हिंदुओं की जीत को उजागर करने का वक्त है। नई शिक्षा नीति के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन होगा। NCERT राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्कूली पाठ्यक्रमों में संशोधन कर रही है। इसके लिए बनी 19 सदस्यीय समिति सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को अंतिम रूप से देगी। नेक्स्ट जो नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ है, हिजाब प्रथा विरोधी महसा अमीनी को मिला शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार। ईरानी पुलिस हिरासत में पिछले साल तोड़ा था दम। कुर्दिश ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अमीनी की पिछले साल ईरान का अनिवार्य हिजाब कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 16 सितंबर 2022 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। तो यहाँ पे इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। हिजाब प्रथा विरोधी महसा अमीनी को मानवाधिकार यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 1988 में शुरू हुआ था यह सम्मान। सोवियत असंतुष्ट और नोबेल शांति विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर दिए जाने वाले यूरोपीय संघ के इस सम्मान की शुरुआत 1988 में हुई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन बनाने का फैसला लिया है। तो इलेक्शन कमीशन के ये ब्रांड
एम्बेसडर बने। राव ने हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव कराने का गए एक अधिकारी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म और अभिनय की काफ़ी सराहना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वीकली करंट अफेयर उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ जो आगामी एग्ज़ाम RO के लिए महत्वपूर्ण है। और जो 17 नवंबर को EO का एग्ज़ाम होगा और 19 नवंबर को EO का एग्ज़ाम होगा और RO का 17 दिसंबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। करंट अफेयर के जैसे महत्वपूर्ण वीडियो था। और लास्ट में है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कहाँ भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में, इनके द्वारा ये किया गया। वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, इसका नाम क्या है। तो ये जीलैंडिया द्वीप महाद्वीप का अभी वैज्ञानिकों द्वारा नक्शा जारी किया गया। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। अर्लीन कैली आयरलैंड के ये हैं। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। तो ये हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जीना महसा अमीनी को। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया। तो ये TB-D1 का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में अरब सागर में आई चक्रवात 30 का नामांकन किसके द्वारा किया गया। तो भारत के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया। ये गूगल कंपनी द्वारा किया गया। अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश यहाँ पे जापान बन चुका है। और हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया है, ये 6.5% है। और हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया। तो ये स्पेन के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 योजना किसका संबंध किससे है। वल्कन 2020 ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की। तमिलनाडु में यूके द्वारा स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना लॉन्च की गई है। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक GS के क्वेश्चन। और इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उत्तराखंड से डिस्कस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।